भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। खंड 1। विषय प्रवेश। कला का अर्थ, कला के प्रकार, कला की अवधारणाएं, भारतीय कला और संस्कृति का परस्पर संबंध, भारतीय चित्रकला की विशेषताएं, कला अध्ययन के स्रोत। 1। विषय प्रवेश। चित्रकला का इतिहास उतना ही पुराना कहा जा सकता है जितना कि मानव सभ्यता के विकास का इतिहास। सत्य तो यह है कि चित्र बनाने की प्रवृत्ति सर्वदा से ही हमारे पूर्वजों में विद्यमान रही है। मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में आंख खोली, उस समय से ही उसने अपनी मूक भावनाओं को अपनी तूलिका द्वारा टेढ़ी मेढ़ी रेखाकृतियों के माध्यम से गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर अभिव्यक्त किया। उसके जीवन की कोमलतम भावनाएं तथा संघर्षमय जीवन की सजीव झांकियां उसकी तत्कालीन कलाकृतियों में आज भी सुरक्षित हैं। अपना सांस्कृतिक विकास करने के लिए मानव ने जिन साधनों को अपनाया, उनमें चित्रकला भी एक साधन थी। भारतीय चित्रकला का उद्गम भी प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। समय के साथ साथ ज्यों-ज्यों मानव ने विकास किया, भारत में यह कला भी अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती रही। वस्तुतः भारतीय चित्रकला की प्रधानता को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है तथा विश्व में उसकी एक विशिष्ट पहचान है। कला का अर्थ, मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, कला आर्ट कहलाती है। भारतीय कला दर्शन है। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ, यथा कला यथा शफ मध श्रेण सनियामति। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया, न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पं न साविधा न सा कला। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प नहीं, कोई विधा नहीं, जो कला न हो। भरतमुनि ज्ञान, शिल्प और विधा से भी अलग कला का क्या अभिप्राय ग्रहण करते थे, यह कहना कठिन है। अनुमान यही लगता है कि भरत के द्वारा प्रयुक्त कला शब्द यहाँ ललित कला के निकट है और शिल्प शायद उपयोगी कला के लिए। हमारे यहाँ कला उन सारी जानकारियों या क्रियाओं को कहते हैं जिसमें थोड़ी सी भी चतुराई की आवश्यकता होती है। कला संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति का धातु से मानते हैं, कन सुखम लाति इति कलम का आनंदन लाति इति कला। इस प्रकार कला के विभिन्न अर्थ माने जा सकते हैं हुआ है, जिसमें प्रमुख किसी वस्तु संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग अनेकार्थों में का 16वां भाग, समय का एक भाग, किसी भी कार्य के करने में अपेक्षित चातुर्य कर्म आदि विशेषतः उल्लेखनीय हैं। भरतमुनि से पूर्व कला शब्द का प्रयोग काव्य को छोड़कर दूसरे प्रायः सभी प्रकार के चातुर्य कर्म के लिए होता था और इस चातुर्य कर्म के लिए विशिष्ट शब्द था। शिल्प, जीवन से संबंधित कोई उपयोगी व्यापार ऐसा न था जिसकी गणना शिल्प में न हो। कला का अर्थ है सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला एवं शिल्प हुनर अथवा कौशल। कला के संबंध में पाश्चात्य दृष्टिकोण भी कुछ इसी प्रकार का है। अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट कहा गया है। फ्रेंच में आर्ट और लैटिन में आर्टम और आर्स से कला को व्यक्त किया गया है। इनके अर्थ वे ही हैं जो संस्कृत भाषा में मूल धातु अर के हैं।
अर का अर्थ है बनाना, पैदा करना या रचना करना। यह शारीरिक या मानसिक कौशल आर्ट माना गया है। इन अर्थों के अंतर्गत कुछ सुखद, सुंदर एवं मधुर सृजन है। कला शिल्प कौशल की प्रक्रिया है। आथ कला का अर्थ है शिल्प कौशल की प्रक्रिया से युक्त सुंदर व सुखद सृजन रूप। दूसरे शब्दों में सत्यं, शिवम, सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है। किसी भी देश की संस्कृति उसकी अपनी आत्मा होती है, जो उसकी संपूर्ण मानसिक निधि को सूचित करती है। यह किसी एक व्यक्ति के सुकृत्यों का परिणाम मात्र नहीं होती है, अपितु अनगिनत ज्ञात एवं अज्ञात व्यक्तियों के निरंतर चिंतन एवं दर्शन का परिणाम होती है। किसी देश की काया संस्कृति के आत्मिक बल पर ही जीवित रह पाती है। सम उपसर्ग पूर्वक क्रि धातु से तिन प्रत्यय करने पर सुट का आगम होने से संस्कृति शब्द बनता है, जिसका अर्थ है समयक रूप से अलंकृत बनावट या दोषापन्य पूर्वक गुणाधान। संस्कृति का आधार है मन, प्राण व शरीर का संगठन। इनकी विभिन्नताओं में अपूर्व मौलिक समन्वय पैदा करना संस्कृति और सुसंस्कृत व्यक्ति का अनिवार्य लक्षण है। आंतरिक शुद्ध भाव अर्थात आत्मा का मन, प्राण और शरीर की प्राकृतिक चेष्टाओं से स्वतंत्र तथा तटस्थ भाव। आथ संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, प्रकृति से मनुष्य को मिला व्यवहार नहीं। देश और काल के चौखटे में संस्कृति का स्वरूप मानवीय प्रयत्नों के द्वारा नित्य ढलता रहता है। भारतीय संस्कृति का इतिहास देश और काल में अत्यधिक विस्तृत है। लगभग 5 सहस्त्र वर्षों की लंबी अवधि में इस संस्कृति ने विविध क्षेत्रों में अपना विकास किया है। संस्कृति भूत, भविष्य और वर्तमान में प्रवाहित होने वाली एक अजस्र धारा है। मन, कर्म और वचन में मानवीय व्यक्तित्व के 3 गुण हैं। इन्हीं तीनों गुणों के परिणामस्वरूप विभिन्न संरचनाएं होती हैं। धर्म, दर्शन, साहित्य एवं आध्यात्म आदि ये मन की सृष्टि हैं। ये सब रचनाएं मानव मन की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग हैं। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन आदि कर्म में संस्कृति के पुष्प होते हैं। तीसरे गुण के अंतर्गत भौतिक रचनाएं आती हैं। कला शब्द इन रचनाओं के लिए एक व्यापक संकेत है। इस प्रकार व्यापक दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो धर्म, दर्शन, साहित्य, साधना, राष्ट्र और समाज की व्यवस्था, वैयक्तिक जीवन के नियम और आस्था, कला, शिल्प, स्थापत्य, संगीत, नृत्य और सौंदर्य रचना के अनेक विधान तथा उपकरण आदि ये सब मानव संस्कृति के अंतर्गत आ जाते हैं। इनकी समष्टि का नाम ही संस्कृति है। जो मानव की सुरुचिपूर्ण कृति है वह सब उसकी संस्कृति है। कला के प्रकार। कला के कई प्रकार होते हैं और इन प्रकारों का परिगणन भिन्न भिन्न रीतियों से होता है। मोटे तौर पर जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसी के नाम पर इस कला का प्रकार कहलाता है। जैसे वास्तुकला या स्थापत्य कला अर्थात भवन निर्माण कला, जैसे दुर्ग, प्रासाद, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे आदि आदि। मूर्तिकला पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियां। चित्रकला भवन की भित्तियों, छतों या स्तंभों पर अथवा वस्त्र, भोजपत्र या कागज पर अंकित चित्र। मृद्भांड कला मिट्टी के बर्तन। मुद्राकला सिक्के या मोहरें। कभी कभी जिस पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उस पदार्थ के नाम पर उस कला का प्रकार जाना जाता है। जैसे प्रस्तरकला पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियां। धातुकला कांसे, तांबे अथवा पीतल से बनाई गई मूर्तियां। दंतकला हाथी के दांत से निर्मित कलाकृतियां। मृत्तिका कला मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां या खिलौने। चित्रकला ऊपर कहे गए सामान। मूर्तिकला भी अपनी निर्माण शैली के आधार पर प्रायः 2 प्रकार की होती है। जैसे मूर्तिकला जिसमें चारों ओर तराशकर मूर्ति का रूप दिया जाता है। ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे से, पीछे से तथा चारों ओर से किया जा सकता है। उत्कीर्ण कला अथवा भास्कर्य कला
जिसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। इस चपटे फलक का पृष्ठ भाग सपाट रहता है या फिर इसे दोनों ओर से उकेर कर दो अलग अलग मूर्ति फलक बना दिए जाते हैं। किसी भवन या मंदिर की दीवार, स्तंभ अथवा भीतरी छत पर उत्कीर्ण मूर्तियों का केवल अग्रभाग ही दिखाई देता है, यद्यपि गहराई से उकेरकर उन्हें जीवंत बना दिया जाता है। सिक्कों की आकृतियां भी इसी कोटि की होती हैं। चूंकि इसमें आधी आकृति बनाई जाती है, संभवत इसीलिए इस अर्धचित्र भी कहा जाता है। ये अर्धचित्र बस रिलीफ भी दो शैलियों में निर्मित होते हैं। हाई रिलीफ इसमें गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक उभार आए और जीवंत हो सकें। लो रिलीफ इसमें हल्का तराशा जाता है, इसीलिए आकृतियों में चपटापन सा रहता है। कला की अवधारणाएं। विद्वान एवं कला मर्मज्ञों ने कला को जिस प्रकार परिभाषित किया है, उससे प्रायः ललित कला ही ध्वनित होती है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुंदर वस्तु को अपना प्रेमास्पद चुनता है, अत कला का प्राण सौंदर्य है। उन्होंने कला को सत्य की अनुकृति माना है। अरस्तु उसे अनुकरण कहते हैं। हीगल ने कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम माना है। क्रोचे की दृष्टि से कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। टॉलस्टॉय की दृष्टि में क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द आदि के द्वारा भावों की वह अभिव्यक्ति जो श्रोता, दर्शक और पाठक के मन में भी वही भाव जागृत कर दे, कला है। फ्रॉयड ने कला को मानव की दमित वासनाओं का उभार माना है। हर्बर्ट रीड अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप को कला मानते हैं। टैगोर के अनुसार मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। प्रसाद जी के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण कला है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है, उसको कला की संज्ञा दी जाती है। पी.एन. चॉयल के अनुसार कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। प्रत्येक कलाकृति से कलाकार व दर्शक दोनों को ही यदि एक प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त हो तो उसे सच्चे अर्थों में कला की संज्ञा दी जा सकती है। भारतीय कला और संस्कृति का परस्पर संबंध। कला मानव संस्कृति की उपज है। इसका उदय मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है। इस भावना की वृत्ति व मानसिक विकास के लिए ही विभिन्न कलाओं का विकास हुआ है। कला का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का छोटा अंश। कला धातु से ध्वनि व शब्द का बोध होता है। ध्वनि से आशय है। अव्यक्त से व्यक्त की ओर उन्मुख होना। कलाकार भी अपने अव्यक्त भावों को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त करता है। कला की व्युत्पत्ति इस प्रकार भी कर सकते हैं। क प्लस ला, क इज इक्वल टू कामदेव, सौंदर्य, हर्ष व उल्लास, ला, देना। कलांति ददातीति कला अर्थात सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु ही कला है। आधुनिक काल में कलाओं का वर्गीकरण दो बिंदुओं पर किया गया है। एक, उपयोगी कला। उपयोगी कला मानव समाज के लिए उपयोगी होती है। दो, ललित कला। ललित कला सौंदर्य प्रधान होती है। ललित कलाओं का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। ललित कला का नामकरण पाश्चात्य संपर्क की देन है। पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कलाओं के अंतर्गत 5 कलाएं मानी हैं। वे क्रमशः हैं स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत एवं काव्य कला। इनमें काव्य कला अर्थ प्रधान, संगीत कला ध्वनि प्रधान और अन्य कलाएं रूप प्रधान हैं। सौंदर्यानुभूति को व्यक्त करने के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग मानव पीढ़ी दर पीढ़ी करता चला आया है और इन माध्यमों में कला एक विशिष्ट माध्यम है। कला की अभिव्यक्ति के क्षेत्र में भारत अत्यंत समृद्ध एवं वैभवशाली रहा है। कला के अंतर्गत चित्रकला, स्थापत्यकला,
संगीत कला, मूर्तिकला तथा हस्तकला प्रमुख हैं और सभी कलाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से भारत के जनजीवन में न केवल प्रागैतिहासिक युग से बल्कि वर्तमान में भी इनका विशेष महत्व दृष्टिगोचर होता है। जीवन पद्धति मार्ग प्रशस्त करती है। संस्कृति के नियम शाश्वत होते हैं जो उस समय को एक विशिष्ट जीवन व्यतीत करने की चेतना प्रदान करते हैं। परिणामस्वरूप प्रत्येक देश, समाज अथवा राज्य एक विशिष्ट संस्कृति के लिए जाना जाता है। संस्कृति शब्द से क्या अभिप्राय है, इसकी जानकारी अपरिहार्य है। प्रायः सभ्यता एवं संस्कृति को पर्यायवाची मानकर विचार करने की भ्रांतिपूर्ण प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। संस्कृति से तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो समाज में एक निश्चित प्रकार का जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। अत के एम मुंशी के अनुसार हमारे रहन सहन के पीछे जो मानसिक अवस्था, मानसिक प्रवृत्ति है जिसका उद्देश्य हमारे जीवन को परिष्कृत, शुद्ध और पवित्र बनाना है तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, वही संस्कृति है। संस्कृति के आंतरिक और बाह्य दो पक्ष होते हैं। दृश्य और श्रव्य कलाएं तथा शिल्प बाह्य संस्कृति के उपकरण मात्र हैं, जबकि आंतरिक संस्कृति के उपकरण हमारे चारित्रिक गुण हैं। आंतरिक संस्कृति के कुछ अंग तो संपूर्ण भारतीय संस्कृति के अनुकूल ही हैं और साथ ही राजस्थान की अपनी कुछ विशेषताएं भी रही हैं। एक, शरणागत की रक्षा करना विशेषतः क्षत्रिय समाज की विशेषता रही है। जैसे रणथंभौर के राव हम्मीर ने 2 शरणागत मुसलमानों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। 2, देवस्थानों की पवित्रता और अनेक अधिष्ठाता देवों की महानता को स्वीकार करना। 3, पतिव्रत धर्म की महत्ता। 4, अतिथि सत्कार, व्यावसायिक ईमानदारी, पारस्परिक सहयोग की भावना और गौ ब्राह्मण तथा अबलाओं की रक्षा आदि। बाह्य संस्कृति के उपादान बहुत विस्तृत हैं, जैसे चित्र, नृत्य, स्थापत्य, मूर्ति निर्माण, संगीत आदि कलाएं, लोकगीत तथा मुहावरे, लोरिया, ख्याल, पवाड़े आदि लोक साहित्य, नाटक, रासलीला, कठपुतली आदि लोकानुरंजन, तीज, गणगौर, दशहरा, दीपावली, होली आदि उत्सव, धार्मिक मेले आदि। भारतीय कला संस्कृति की दृष्टि से न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष छवि बनाए हुए है। देश को विरासत में मिली साहित्यिक, पुरातात्विक, लोक संस्कृति एवं कलाओं को अधिक प्रभावी एवं सामान्य जन तक पहुंचाने तथा जीवंत बनाए रखने की स्वतंत्रता ही कला संस्कृति का योगदान है। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। यह सर्वविदित है कि भारतीय चित्रकला एवं अन्य कलाएं दूसरे देशों की कलाओं से भिन्न हैं और भारतीय कलाओं की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो अन्य देशों की कला से इसे पृथक कर देती हैं। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता। विश्व की सभी कलाओं का जन्म धर्म के साथ है। कला के उद्भव में धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। धर्म ने ही कला के माध्यम से अपनी धार्मिक मान्यताओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया है। राष्ट्रीय जीवन के ही समान भारतीय कला का स्वरूप भी मुख्यतः धर्म प्रधान है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कहा है, कलाना प्रवरण चित्रण धर्मार्थ काम मोक्षदन मगल्य प्रथमन चैतद्गृहे यत्र प्रतिष्ठितम। अजंता, बाघ आदि गुफाओं में बौद्ध धर्म प्रधान चित्रों का अंकन हुआ। राजस्थानी पहाड़ी शैलियों में कृष्ण लीला विषयक अनेक रूपों का चित्रण हुआ है। यही धर्म प्रधान मूर्तियां एवं चित्राकृतियां पूरे देश में देखी जा सकती हैं। चित्रकला ने धर्म को सौंदर्य एवं आकर्षण प्रदान किया है। इसी प्रकार किसी भी देश की धार्मिक मान्यताएं, उसके पौराणिक देवी देवता, उसके आचार विचार और उसकी नीति एवं परंपराएं वहां की कला में अभिव्यक्त होती मिलती हैं और भारतीय कलाकार ही कला संरचना के द्वारा धार्मिक आध्यात्मिक भावना को अभिव्यक्ति देता है। अंतः प्रकृति से अंकन। भारतीय चित्रकला में मनुष्य के स्वभाव या अंतःकरण को गहराई तथा पूर्णता से दिखाने का महत्व है।
अजंता की चित्रावलियों में जंगल, उद्यान, पर्वत, प्रकृति, सरोवर, रंगमहल तथा कथा के पात्र सभी को एक साथ एक ही दृश्य में अंकित किया गया है। इसी प्रकार पद्मपाणि के चित्र में कुछ रेखाओं द्वारा गौतम बुद्ध की विचार मुद्रा का जो अंकन हुआ है वह दर्शनीय है। इस प्रकार भारतीय कलाकार ने एक स्थान में अनेक कालों, स्थानों अथवा क्षेत्रों की विस्तीर्णता को एक साथ ग्रहण करके व्यक्त किया है। कल्पना। कल्पनाप्रियता भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। वह उसके आधार पर ही पली बढ़ी, उसमें आदर्शवादिता का उचित स्थान है। यूं भी भारतीय लोगों का मन यथार्थ की अपेक्षा कल्पना में अधिक रमा। विदित है कि अनेक देवी देवता चाहे यथार्थ में अपनी सत्ता न रखते हों, पर उनका कल्पना जगत स्वरूप अनेक हृदयों में निवास करता है। कल्पना का सर्वश्रेष्ठ रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए बुद्ध की जन्मांतर की कथाएं कल्पना प्रसूत ही हैं। जिस प्रकार सृष्टि का निरंतर सृजन और विनाश जीवन और मृत्यु का शाश्वत नृत्य है, उसी क्रम में नटराज के स्वरूप को भारतीय कलाकार ने कल्पित किया है। प्रतीकात्मकता। भारतीय कला की एक विशेषता उसकी प्रतीकात्मकता में निहित है। प्रतीक प्रस्तुत और स्थूल पदार्थ होता है जो किसी अप्रस्तुत सूक्ष्म भाव या अनुभूति का मानसिक आविर्भाव करता है। प्रतीक कला की भाषा होती है। सांकेतिक एवं कलात्मक दोनों प्रतीकों का अत्यधिक महत्व है, जैसे स्वस्तिक, सिंह, आसन, चक्र, मीन, श्री लक्ष्मी, मिथुन, कलश, वृक्ष, दर्पण, पद्म, पत्र, वैजयंती आदि। इसी प्रकार नाग एवं जटाजूट में से निकलती जलधारा शिव का प्रतीक है। मोरपंख एवं मुरली कृष्ण का प्रतीक है। कमल पर स्थित श्री लक्ष्मी एक ओर संपन्नता का प्रतीक है, तो दूसरी ओर पद्मासन पर विराजमान होकर भौतिकता से निर्लिप्त रहने का आशय प्रकट करती है। जल और कीचड़ से जुड़ा रहकर भी पद्म सदैव जल से ऊपर रहता है। उसके दलों पर जल की बूंदें नहीं ठहरती हैं। इस प्रकार पद्म हमें संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से ऊपर उठने का उपदेश देता है। स्वस्तिक की चार आड़ी खड़ी रेखाएं चार दिशाओं की, चार लोकों की, चार प्रकार की सृष्टि की तथा सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रतीक है। इसकी आड़ी और खड़ी दो रेखाओं और उसके चारों सिरों पर जुड़ी चार भुजाओं को मिलाकर सूर्य की 6 रश्मियों का प्रतीक माना गया है, जो गति और काल का भी प्रतीक है। यूं भी कलाकार नए नए प्रतीकों को भी उपस्थित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए कलाकार ने बौद्ध धर्म में बुद्ध की आकृति के स्थान पर कमल बना दिया था। रंगों के द्वारा भी कलाकार ने प्रतीकात्मकता का आभास कराया है। अजंता में चित्रित दर्पण देखती हुई स्त्री के शरीर में हरा रंग भरा गया है, जो ताजगी का प्रतीक है। इसी प्रकार विष्णु और लक्ष्मी पुरुष तथा नारी के प्रतीक हैं। आदर्शवादिता। भारतीय चित्रकार यथार्थ की अपेक्षा आदर्श में ही विचरण करता है। वह संसार में जैसा देखता है वैसा चित्रण न करके जैसा होना चाहिए वैसा चित्रण करता है, और जब जहां से चाहिए की भावना का प्रादुर्भाव होता है तो वहीं से आदर्शवाद आरंभ हो जाता है। राजा को कलाकार आदर्श राजा के रूप में ही चित्रित करता है, प्रेमी को आदर्श प्रेमी के रूप में। इसी प्रकार बुद्ध ज्ञान देने वाले के रूप में आदर्श बन गए। भिन्न भिन्न मतों में भिन्न भिन्न आदर्श हैं, जो कलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मुद्राएं। भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला एवं नृत्यकला में मुद्राओं को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उन्हें आदर्श रूप प्रदान करने के लिए चमत्कारपूर्ण तथा आलंकारिक रूप प्रदान किए गए हैं। आकृति की रचना कलाकार ने यथार्थ की अपेक्षा भाव अथवा गुण के आधार पर की है। मुद्राओं के विधान से आकृति की व्यंजना की गई है। भरतमुनि के नाट्य शास्त्र के अभिनय प्रकरण में अंगों तथा उपांगों के अलग अलग प्रयोगों द्वारा अनेक मुद्राओं का अवतरण किया है।
ध्यान, विचार, संकेत, उपदेश, निकालना, पकड़ना, क्षमा, तपस्या, भिक्षा, त्याग, वीरता, क्रोध, प्रतीक्षा, प्रेम, विरह, एकाकीपन आदि मानव भावों को बड़ी ही स्वाभाविक मुद्राओं में दर्शाया है। अजंता चित्र शैली में दर्शित आकृतियां अपनी भावपूर्ण नृत्य मुद्राओं के कारण संसार भर में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार मुगल, राजपूत शैलियों में भी विविध नृत्य मुद्राओं के सुंदर भावरूप का समावेश है। रेखा तथा रंग। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, उसमें गति है। रेखाओं द्वारा बाह्य सौंदर्य के साथ साथ गंभीर भाव भी कलाकार ने चित्रों में बड़ी कुशलता से दर्शाए हैं। रेखा द्वारा गोलाई, स्थितिजन्य परिप्रेक्ष्य इत्यादि सभी कुछ प्रदर्शित हैं। यूं तो आकृतियों में सपाट रंग का प्रयोग किया है, किंतु वे सांकेतिक आधार पर है, साथ ही आलंकारिक या कलात्मक योजना पर आधारित है। आलंकारिकता। भारतीय कला में अलंकरण का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि भारतीय कलाकार ने सत्यं शिवम के साथ सुंदर की कल्पना की है और इसीलिए सुंदर तथा आदर्श रूप के लिए वह अलंकरणों का अपनी रचना में प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए खंजन अथवा कमल के समान नेत्र, चंद्र के समान मुख, शुभ चंचु के समान नासिका, कदली नाभि के समान जघाएं। इसी प्रकार भारतीय आलेखनों में अलंकरण का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। जैसे राजपूत मुगल चित्रों में हाशियों में फूल, पत्तियों, पशु, पक्षियों का अलंकरण मिलता है। इसके अलावा अजंता, बाघ में अलंकृत चित्रावलियां मिलती हैं, जिसमें छतों में अलंकरण प्रमुख हैं। कलाकारों के नाम। प्राचीन काल के कलाकारों ने अपनी कृतियों में नाम अंकित नहीं किए, किंतु राजस्थानी चित्र शैली में कहीं कहीं कलाकार द्वारा चित्रित चित्र पर कलाकार का नाम अंकित किया हुआ मिलता है। मुगल शैली में तो चित्रों में कलाकार के नाम के साथ साथ चित्र में रंग किसने भरे हैं, रेखांकन किसने किया है इत्यादि तक लिखे मिलते हैं। साहित्य पर आधारित। भारतीय चित्रकला साहित्य पर भी आश्रित रही। चित्रकारों ने काव्य में वर्णित साहित्य के अनुरूप ही चित्रों का निर्माण किया, यानी कवियों के द्वारा प्रतिपादित विषयों को ही चित्रकार ने अपने माध्यम के अनुरूप ढालकर प्रस्तुत किया, जिससे उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति उभर कर सामने आई। सामान्य पात्र। भारतीय कला में सामान्य पात्र विधान परंपरागत रूप में विकसित हुआ है, जबकि पाश्चात्य कला में व्यक्ति विशिष्ट का महत्व है। सामान्य पात्र सही अर्थों में आयु, व्यवसाय अथवा पद के अनुसार पात्रों की आकृति तथा आकृति के अनुपातों का निर्माण करना है। भारतीय कला में अंग प्रत्यंग के माप एवं रूप निश्चित हैं और उन्हीं के अनुसार राजा, रंक, साधु, सेवक, देवता, स्त्री, किशोर, युवक, गंधर्व आदि की रचना की जाती है। इसी प्रकार उनके व्यवसाय के अनुसार उनके चित्र खड़े एवं बैठने की दिशा व स्थान भी निश्चित रहते हैं। कला अध्ययन के स्रोत। कला अध्ययन के स्रोत का अभिप्राय उन साधनों से है जो प्राचीन कला के इतिहास को जानने में सहायक हों। भारतीय चित्रकला के अध्ययन स्रोत निम्न श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल बुक्स। वर्तमान में कुछ ऐसे ग्रंथ प्राप्त हैं जिनमें प्राचीन समय की कला विषयक जानकारी मिलती है। राजा महाराजाओं के राज्यकाल में घटित घटनाओं का वर्णन भी इन ग्रंथों से मिलता है। शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस। शिलाओं पर अंकित प्राचीन लेखों से कला, धर्म एवं वास्तु निर्माण के विषय में जानकारी होती है। बादामी, अजंता, बाघ आदि गुफाओं से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे इनके निर्माण एवं कला शैलियों के विषय में जानकारी मिलती है। महाराजा अशोक द्वारा खुदवाए अनेक धर्मलेख शिलाओं पर प्राप्त हैं। समुद्रगुप्त का लेख इलाहाबाद के दुर्ग में प्राप्त है, जिससे मौर्यकालीन कला के विषय में जानकारी मिलती है। प्राचीन खंडहर, ओल्ड रूइंस। उत्खनन के पश्चात प्राचीन समय में ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल, स्मारक, मंदिर तथा भवनों से प्राप्त चित्रों तथा मूर्तियों के विषय में जानकारी मिलती है।
अजंता, एलोरा, बादामी, सारनाथ आदि जगहों में खुदाई एवं सफाई के बाद ही कलाकृतियों के विषय में जानकारी मिली। मोहरे तथा मुद्राएं, सीस एंड कॉन्स। प्राचीन काल में प्रचलित कला के विषय में मोहरों तथा मुद्राओं से जानकारी मिली है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर अंकित पशु आकृतियों से उस समय की उन्नत मूर्तिकला का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार जहांगीरकालीन एवं मौर्यकालीन काल से प्राप्त मुद्राओं से उस समय प्रचलित कला शैलियों का परिचय प्राप्त होता है। यात्रियों के वृत्तांत, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स। भारत में समय समय पर अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा की तथा उन्होंने यहाँ की कलाकृतियों का अवलोकन कर उनके विषय में विवरण लिखे। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कलाकृतियों का वृत्तांत विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने दिया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का वृत्तांत फाहियान ने लिखा है। 16वीं शताब्दी में तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने भारत में बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था। उनके द्वारा कला के विषय में लिखे पर्याप्त विवरण मिलते हैं। बादशाहों द्वारा लिखी आत्मकथाएं, ऑटोबायोग्राफी। मुगल बादशाहों द्वारा लिखित आत्मकथाओं से उस समय में प्रचलित कला, कलाकार, स्थापत्य एवं कलाकृतियों के विषय में जानकारी मिलती है। बाबर द्वारा लिखित वाक्यात ए बाबरी, जहांगीर द्वारा लिखी तुजुक ए जहांगीरी और अबुल फजल द्वारा लिखी आइन ए अकबरी के द्वारा चित्रकला संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उपर्युक्त स्रोतों के आधार पर भी भारतीय चित्रकला के विषय में जानकारी एकत्र की गई है। साथ ही प्रत्यक्ष में प्राप्त एवं संरक्षित कलाकृतियों के विषय में जानकारी लेकर उसे आगामी पृष्ठों में प्रस्तुत किया जा रहा है।